हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस फिल्म के बारे में, एक तरीके से वो भी अर्लीज 90s में आई थी और उसे बनाया था महेश भट्ट साहब ने। जी हाँ, महेश भट्ट साहब एक टाइम पर वाकई वो कुछ फिल्में ऐसी बनाते थे जिनके बारे में बात करने का थोड़ा सा मन भी करता था। तो ये वो टाइम था महेश भट्ट का, जब महेश भट्ट फिल्में डायरेक्ट करते थे। भले ही वो फिल्म किसी हॉलीवुड मिनी सीरीज से इंस्पायर ही क्यों ना हो, लेकिन वो बनाते थे। और पहले कॉपी में भी अक्ल लगाकर लोग, आप कह सकते हो, नकल में भी अक्ल होती थी, लेकिन अब नकल में भी अक्ल नहीं होती है। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है, ना कोई क्रिएटिविटी होती है, ना ही किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्टिविटी होती है, जिसका रोना मैं हर बार रोती हूँ जब भी मैं बात करती हूँ 90s की फिल्मों के बारे में, जो भले ही इंस्पायर होती है किसी साउथ की मूवी से या किसी हॉलीवुड मूवी से। लेकिन पहले की बात, चलो 90s की मूवी है तो हम थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अब तो खैर कुछ इग्नोर करने का मन भी नहीं करता। अरे जब देखने का मन नहीं करेगा तो फिर इग्नोर क्या करोगे। लेकिन पहले कुछ चीज़ें अच्छी होती थीं। और क्या होता था कि जो बॉलीवुड के जो स्टार्स होते थे, उनकी रियल लाइफ से हम लोग बिल्कुल अनजान होते थे। अगर कोई चीज़ आती भी थी तो भी हमें लगता था कि नहीं यार, ये उसको फंसाया जा रहा है, किसी तरीके से उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। देखिए, ऐसा होता भी है, ज़रूर होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा एक बायस नेचर, एक मीठी नज़र हमारे बॉलीवुड स्टार्स के प्रति रहती थी, जिसकी वजह से इनको बहुत फ़ायदा होता था। इनके काले कुकर्म भी एक तरीके से इनके लिए एक बेनिफिट का काम करते थे, क्योंकि उस टाइम पर आपका जो पीआर एजेंसीज होती थी वो बड़े डिफरेंट तरीके से काम करती थी। और ये जो आपदा को अवसर बनाने का जो फॉर्मूला अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहले से चलता आ रहा है, लेकिन इसके बारे में खबर अब लोगों को लगने लगी है। तो जिस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी, ये फिल्म आई थी 1993 में। और इस फिल्म में मुख्य किरदार जो थे वो थे श्रीदेवी, संजय दत्त और राहुल रॉय। अभी मैंने कुछ वक्त पहले एक मूवी के बारे में ज़िक्र किया था, खलनायिका, जिसमें मैंने अनु अग्रवाल की ये फिल्म है। बेसिकली ये जो खलनायिका जो टाइटल रोल है इस फिल्म का, उसको अनु अग्रवाल ने ही किया है। वो अनु अग्रवाल जिसने एक तरीके से अपना बॉलीवुड डेब्यू राहुल रॉय के साथ आशिकी मूवी से किया था, जो शायद 1990 में आई थी। तो आप देख सकते हैं कि जितनी कामयाबी इस फिल्म को मिली, इसके गानों को मिली, वैसी कामयाबी राहुल रॉय और अनु अग्रवाल उसे जो है मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन राहुल रॉय को कुछ फिल्में ज़रूर मिलती रहीं, जिसकी वजह से उनके रोल, उनका काम, वो खुद भी नोटिस में आते रहे। जिसमें से एक फिल्म ये गुमराह थी, जिसमें श्रीदेवी उनके साथ में थी। और उस टाइम पर श्रीदेवी अपने करियर के बहुत अच्छे टाइम में थी। वो बात अलग है कि फिर कुछ समय बाद उनकी फिर शादी हो गई, फिर वो बॉलीवुड से रिटायर हो गई। फिर उसके बाद सन 2004 के आसपास उन्होंने टेलीविज़न पर अपना डेब्यू किया था मालिनी अय्यर नाम के एक टेलीविज़न कॉमेडी शो से। और उसके बाद फिर वो शो चला नहीं, तो फिर उसके बाद जो श्रीदेवी हैं वो गायब हो गई। फिर उसके बाद जो है सन 2012 में, हाँ 12 में, उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश मूवी से एक तरीके से अपना कम बैक किया। और उसके बाद काफ़ी फिल्में वो करने वाली थी, बहुत अच्छा अच्छा रोल उनके लिए बॉलीवुड में लिखा जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि अब श्रीदेवी अपनी नई पारी खेलेंगी। लेकिन इससे पहले ही फरवरी के महीने में, आखिरी के महीने में, एक ऐसी तिथि सामने आई जिसमें श्रीदेवी की डेथ के बारे में खबर आई। और उसके बाद तो फिर एक तरीके से जो है बॉलीवुड में
बहुत बड़ा मातम छा गया, शौक छा गया। कुछ लोग शौक में थे, कुछ लोग मातम मना रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको शायद कहीं ना कहीं इस घटना का अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, कहानियाँ तो बहुत आती हैं, सुनने में पढ़ने में आती हैं, लेकिन कौन सी सच है कौन सी नहीं है उस पर हम यकीन नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो यस, श्रीदेवी की डेथ काफ़ी मिस्टीरियस थी। और जो आप कह सकते हो उनके लिए जो एक एलिबाई क्रिएट किया गया, जिस तरीके से उनकी मौत का जो रीज़न बताया गया, उसको मैं कितने भी चटमोला नाम की हाजमे की गोली खाऊं तब भी मुझे ये बातें हज़म नहीं होंगी, क्योंकि वाकई ये बातें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। पर ठीक है, अब जो है क्या कह सकते हैं। अब जो श्रीदेवी जी के साथ जो हो रहा था वो तो वही जानती हैं, या उनसे जुड़े हुए लोग इस बात को बेहतर जानते हैं। वो बात अलग है कि अब कुछ भी बोल लो, कुछ भी कहानी बना लो, अब जो चला गया वो वापस तो लौट कर आएगा नहीं। वो तो अपनी हालत बताने हमारे सामने कभी आने से रहा। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर सपोज़ अगर वो शख्स आ भी गया तो उसको ये कहकर हड़का दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो कि बहुत कॉमन बात होती है। बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि भाई ये तो डिप्रेशन की गोलियां खाता है या खाती है, इसको तो मतलब एक तरीके से बहुत कुछ मेंटली इसको इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ये मेंटली अनस्टेबल है। तो इसके ऊपर क्या कोई बात करेगा, कौन इसकी बात पर यकीन करेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। कुछ लोगों को तो अंडरग्राउंड पहले ही करवा लिया गया। बहुत कुछ होती हैं बातें ऐसी जो निकल निकल कर आती हैं, सडनली गायब हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके करियर रातों रात ख़त्म हो जाते हैं, उनको हनी ट्रैप में फंसा कर। क्योंकि जब वो बॉलीवुड की कालिया चिट्ठा जान लेते हैं तो फिर मैंने इस बारे में पहले भी एक लंबी चौड़ी बात करी है। क्योंकि मुझे अब ये बात 2020 में समझ में आ गई थी कि किस तरीके से जो खबरें हम तक पहुंचती हैं वो कितनी फ़िल्टर होकर आती हैं, और वो भी एक तरीके से गुमराह करने के लिए ही हमें बताई जाती हैं। और हम पब्लिक, क्योंकि हमारे पास कोई इतना एक्सेस तो होता नहीं है, जो पढ़ा जो सुना जो देखा उसी पर यकीन कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो पब्लिक जिनको सॉल्व करके बताती है, और पब्लिक के सॉल्व करने के बाद जो पुलिस है वो भी चक्कर खा जाती है। वो इतना अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाती जितनी आम जनता जब केस सॉल्व करने पे आती है। और 2020 में तो आपने इसका ये उदाहरण देखा ही देखा है। तो खैर, मैं ज़्यादा गोल मोल बातों को ले गई हूँ, क्योंकि मैं खुलकर तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ। क्योंकि वही वाली बात है कि सबूत पर बहुत विश्वास किया जाता है, भगवान से ज़्यादा सबूतों पर विश्वास किया जाता है। तो अब सबूत मेरे पास कुछ है नहीं, और मैं कोई सिचुएशन को कोई कंट्रोवर्शियल बनाना नहीं चाहती हूँ, अननेसेसरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। इसीलिए ठीक है, जितना मैं समझा सकती हूँ, जितना मैं इशारों इशारों में आपको अपनी बात अपना मैसेज पहुँचा सकती हूँ मैं पहुँचाती हूँ। बाकी अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे पता है कि जो मेरे चैनल पर जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो बहुत समझदार हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और मतलब एक तरीके से उनमें भी बहुत डेप्थ है। शायद इसी वजह से वो जो हैं मेरे चैनल से जुड़े हैं। हालांकि जितने भी हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे इतनी ऑडियंस मिलेगी अपने चैनल पर, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए, अब थोड़ा सा श्रीदेवी पर हटकर कहानी पर आते हैं। कहानी कुछ एक महिला की होती है जिनका नाम होता है रीमा लागू, और उनकी बेटी होती हैं श्रीदेवी। एक तरीके से रीमा लागू सिंगल पेरेंट होती हैं, सिंगल हैंडेडली वो अपनी बेटी को संभाल रही होती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको बाद में पता चलता है। श्रीदेवी के फादर कौन थे, कहाँ थे, क्यों वो श्रीदेवी के बचपन में उनके साथ नहीं थे फिल्म में, ये सारी बातें आपको आगे पता चलेंगी जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी। और पिक्चर तब इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है जब श्रीदेवी एक ड्रग केस में
फंसती है। श्रीदेवी की एक्चुअली दोस्ती होती है, क्योंकि श्रीदेवी एक पॉपुलर सिंगर हो रही होती है, एक तरीके से सिंगर अच्छी होती है, तो उसकी दोस्ती राहुल रॉय से होती है जो उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। और उधर जो संजय दत्त होता है वो एक गुंडा किस्म का लड़का होता है, लेकिन वो श्रीदेवी का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। तो बस एक तरफ दोस्त है, एक तरफ फ़ैन है। अब किसकी मोहब्बत सच्ची होती है ये श्रीदेवी को पता लगे उससे पहले ही श्रीदेवी एक ड्रग केस में पकड़ी जाती है। इनफैक्ट वो इंडिया में नहीं बल्कि हांगकांग में पकड़ी जाती है। उसके सामान में कुछ ऐसा नशीले पदार्थ मिलते हैं जिसकी वजह से उसको पकड़ लिया जाता है, और फिर उसके बाद वो अपने आप को कैसे साबित करती है। और इन सब पूरे मामलों में जो संजय दत्त है वो उसका साथ देता है। लेकिन संजय दत्त के अलावा भी एक शख्स होता है जो इस पूरे प्रोसीजर में उसे वहाँ से निकालने में जो मदद करता है कानूनी तौर पर, वो होता है अनुपम खेर। और अनुपम खेर ही श्रीदेवी का फादर होता है। अब ये क्यों, ये सारी सिचुएशन अगर आपको समझनी है कि श्रीदेवी का फादर हांगकांग में श्रीदेवी को कैसे मिला, उसको कैसे पता चला कि ये मेरी बेटी है, और श्रीदेवी को कैसे पता चलता है कि ये मेरा फादर है, और संजय दत्त को ये सारी बातें कैसे पता चलती हैं कि ये दोनों बाप बेटी हैं, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आपको फ़िल्म देखनी चाहिए। फ़िल्म अच्छी है, इसमें आप लोगों की चहीती कुनिका जी भी हैं जो बिग बॉस में आई थी अभी कुछ समय पहले, उनका भी एक अच्छा खासा रोल है। और काफ़ी मतलब एक तरीके से ग्लैमरस लुक में आपको कुनिका जी भी देखने को मिलेंगी। और अनुपम खेर जी तो हैं ही, और अनुपम खेर जी और श्रीदेवी जी ने साथ में बहुत काम किया है। उनकी एक फ़िल्म लम्हे का भी मैंने कुछ समय पहले ज़िक्र किया था, जिसको आप लोगों ने थोड़ा पसंद भी किया था। हालांकि उस पिक्चर में देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, उस पिक्चर में भी सिर्फ ऐसे फालतू के सीन्स डाल डाल के उसको लंबा किया हुआ था। क्योंकि कुछ फिल्में वाकई बनते वक्त पता चल जाता है कि हम जो बना रहे हैं बस बना रहे हैं। लेकिन आज वो फिल्म लम्हे एक तरीके से कल्ट रोमांटिक मूवी के तौर पर देखी जाती है, लेकिन जिस वक्त ये फिल्म रिलीज़ हुई थी ये फिल्म बिल्कुल नहीं चली थी। क्योंकि जो इसमें एक सब्जेक्ट दिखाया गया था कि एक बड़ी उम्र का मर्द को प्यार करता है अपनी गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की बेटी से, मतलब एक तरीके से ऑफ कोर्स वो बेटी भी उसको पसंद करती है, माँ ना हो सकी उसकी तो बेटी ही चलो हो गई, क्योंकि दोनों माँ बेटियों की शक्ल एक जैसी थी। तो उस टाइम पर ये बातें डाइजेस्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट था। वो बात अलग है कि अब तो खैर आज की तारीख में तो घोर अंधेर कलयुग तो मचा ही हुआ है। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉलीवुड समय समय पर आने वाले 10-15 साल बाद क्या देश की स्थिति होने वाली है हमारे हिंदुस्तान की रिश्तों की, वो अपनी फिल्मों के ज़रिए वो बातें बता देता है। भले ही हम उस बात को डाइजेस्ट कर ना पाएँ, फिल्म फ्लॉप हो जाए, लेकिन कुछ साल बाद हम लोग भी वही करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये जो फिल्म है ये अपने वक्त की ठीक ठाक पैसे कमाने वाली मूवी थी। और इस मूवी में एक्शन है, थ्रिलर है, और श्रीदेवी का एक बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, इसमें आलिया भट्ट की मम्मी का भी एक छोटा सा रोल है जो आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरह से ये फिल्म जो है आपको अंगेज रखेगी, बुरी नहीं है ये फिल्म। और अपने वक्त के हिसाब से मतलब एक तरीके से दिखाया गया है कि जब ये नशीले पदार्थों की जो तस्करियां होती हैं वो कैसे होती हैं, और अगर मासूम लोगों के हाथ में ये पाउडर आ जाते हैं तो वो बेचारे कैसे फंस जाते हैं, और कैसे लड़कियों से दोस्ती करके उनको फंसा कर उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं कुछ ऐसे
लोग इन सारी बातों का पर्दाफाश किया गया है। लेकिन वो बात अलग है कि हम लोग इन सब चीज़ों को एंटरटेनमेंट के तौर पर पहले देखा करते थे। हम लोग सीखते नहीं थे, हम लोग अलर्ट नहीं होते थे। हम लोग ये सोचते थे कि यार ये तो एक फिक्शन है, ठीक है थोड़ा होता है पर हर कोई तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आज इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये बहुत डार्क है। इसमें जितनी भी पर्सनालिटीज़ काम कर रही हैं, जो अब तक टिकी हुई हैं इस इंडस्ट्री में, वो क्यों टिकी हुई हैं? अपने क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी तो बात की बात है, पहले अपनी डार्क लाइफ जो उन्होंने मेंटेन की है उसकी वजह से। हाँ, कुछ चंद लोग ज़रूर हैं, लेकिन उनमें से कुछ चंद लोगों का स्थान कहाँ है फिर? उनको कितने लोग तवज्जो देते हैं? बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं, और अगर मतलब देना शुरू कर दें तो उसमें भी उनका कोई छुपा हुआ एजेंडा ही होता है पब्लिक को इम्प्रेस करने का, कि देखो हम लोग तो कितने नए लोगों को, डिसेंट लोगों को सपोर्ट करते हैं। बट एक्चुअल में वो सब जो भी कर रहे होते हैं अपनी इमेज के लिए कर रहे होते हैं। यानी कि बॉलीवुड एक बहुत ही सेल्फिश इंडस्ट्री है। कहने को फैमिली फैमिली करती है, लेकिन यहाँ पर हर कोई एक दूसरे का सीक्रेट दुश्मन बनकर बैठा हुआ है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत बड़ी फिट बैठती है इस इंडस्ट्री में। यहाँ पर हर किसी को अपने फ़ायदे से मतलब होता है, दूसरे के फ़ायदे से कम ही मतलब होता है, और ये प्रथा जो है आम जिंदगियों में भी देखने को मिल रही है, तो कोई नई बात नहीं है। तो खैर ये फिल्म इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको काफ़ी एक्साइटमेंट लगेगा, आपको लगेगा कि आप कुछ देख रहे हो, कुछ मज़ा आएगा। कैसे एक औरत अपनी रिहाई के लिए, अपनी बेकसूर अपने आप को साबित करने के लिए जो एक फ़ाइट कर रही है, भाग रही है, लड़ रही है, वो इमोशन आपको देखने को मिलेंगे। और श्रीदेवी के लिए एक बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, अभी कुछ समय मैं पहले महेश भट्ट ने किसी इंटरव्यू में बताया था कि रीमा लागू का रोल काफ़ी पावरफुल था, जिसके चलते श्रीदेवी काफ़ी इनसिक्योर हो गई थी, जिसकी वजह से रीमा लागू जी का जो किरदार है उसको थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ा, एडिट करना पड़ा। और मैं बता दूं कि इस फिल्म के निर्माता करण जौहर के पिताजी थे, जिन्होंने फिर बाद में रीमा लागू से प्रॉमिस किया कि मैं आपको फिर अपनी अगली फिल्मों में आपको मैं रोल दूंगा, काम दूंगा। और वो उन्होंने जो है वो अपना गेस्चर निभाया। और आप देख सकते हैं कि कल हो ना हो मूवी और कुछ कुछ होता है में भी रीमा लागू जी थी, क्योंकि वाकई रीमा लागू जी का एक अच्छा रोल था। लेकिन श्रीदेवी जी को एक तरीके से इनसिक्योरिटी होने लगी। अब देखिए एक्ट्रेसेस को कितनी इनसिक्योरिटी होती है, उनको लगता है कि भाई मतलब अगर मेरे ऊपर ये फिल्म है तो बस मेरे ऊपर ही ये फिल्म इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, और मतलब मुझे कोई अटेंशन मिलना चाहिए। और अगर कोई इंसान मुझसे बेहतर है, उसका रोल मुझसे ज़्यादा है, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक सैड पार्ट है। हालांकि श्रीदेवी जी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन ये एक्ट्रेसेस के बीच में ये जो राइवलरी होती है ये बाहर आती है। और अफसोसजनक रीमा लागू जी भी अब इस दुनिया में तो है नहीं। वो भी 9 साल पहले ये दुनिया छोड़कर चली गई, और इत्तेफाकन आई थिंक श्रीदेवी जी से पहले ही वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। आई थिंक 2017 में उनकी डेथ हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और फिर फरवरी के महीने में तो आपको पता ही है श्रीदेवी जी की डेथ हो गई। आई थिंक 24 या 25 ऐसे ही कोई डेट में उनकी डेथ हुई है, मैं थोड़ा भूल रही हूँ। तो ये बड़ी मतलब एक तरीके से बहुत ही अनफॉर्चुनेट लगा। इनफैक्ट शायद मई में रीमा जी की डेथ हुई, और फरवरी में आई थिंक कुछ ही महीनों के बाद में, ये भी एक बड़ा ही डरावना इत्तेफाक है कि कुछ महीने बाद जो है श्रीदेवी जी की भी डेथ हो गई। और दोनों ने साथ में काम भी किया, और इस फिल्म में जो रोल था श्रीदेवी जी का और रीमा लागू जी का वो काफ़ी टक्कर का होता, लेकिन वो टक्कर का बन नहीं सका, क्योंकि रीमा लागू जी का रोल फिर कम करना पड़ा। और रीमा लागू जी काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, और उनको हमने कितनी फिल्मों में देखा है, और सलमान खान की मदर के तौर पर तो हम उनको ज़्यादा जानते हैं।
तो रीमा लागू जी के लिए भी बड़ा बुरा लगा था जब उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि वाकई हमने तो मतलब अपना बचपन उनके साथ जिया है, और हम साथ साथ है मूवी को तो कौन भूल सकता है, जिसको हम लोग आज भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं, और सोशल मीडिया पे भी ये मूवी काफ़ी रोस्ट होती है। मैंने भी इस मूवी का रोस्ट किया था। हालांकि रीमा लागू जी को पर्सनल फ्रंट पर मैंने कभी रोस्ट नहीं किया, ठीक है, मैं उनको पर्सनल फ्रंट पर जानती नहीं थी, लेकिन हाँ, उनका प्रोफेशनल फ्रंट पर देखूं तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और मुझे उनका काम अच्छा लगता था, और एज अ मदर फिगर उनका जो परफॉर्मेंस था वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब नॉर्मली एक्ट्रेसेस काफ़ी मेहनत करती हैं कि हम देखो हमारे इर्द गिर्द जो है फिल्म रहे, हमारे इर्द गिर्द जो है सारी चीज़ें हों, हीरो हमारे आसपास चक्कर काटे। लेकिन अगर देखा जाए तो रीमा लागू जी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनका हर बड़ा एक्टर पैर छूता था, जिनको बड़े आराम से गले लगाता था, जिनको मतलब एक ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, जैसे अनुपम खेर जी के लिए बोली जाती है कि हर बड़ी एक्ट्रेस के फादर बने हैं। मतलब नॉर्मली लड़कों को क्या होता है, एक्टर्स को, कि भाई ये फलानी एक्ट्रेस के साथ मैं रोमांस करूं, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ी एक्ट्रेस आपको फादर या मदर करके आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, अपना अपना नज़रिया होता है, अपनी अपनी एक सोच होती है। जितनी इंसान की थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड सोच रहेगी ना, वो फिर उसके लिए ना फिर रास्ते और भी खुल जाते हैं। ये जो नैरो माइंडेड लोग रहते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, इनसिक्योर होते हैं, इनकी ना ज़िंदगी में फिर हर वक्त इनसिक्योरिटी ही रहती है। जैसे कि मैं श्रीदेवी की देख रही हूँ कि श्रीदेवी, अगर वाकई ये बात सच है, क्योंकि महेश भट्ट ने ये किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी, जब मैं इस मूवी का रिसर्च कर रही थी तब मेरे सामने ये बात आई, तो मुझे देख कर लगा ये बात को कि मतलब कैसी, मतलब एक छोटी माइंडसेट हमारी हो जाती है। ये प्रोफेशन ऑलरेडी इतना इनसिक्योर प्रोफेशन है, और इसमें फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो किसी का काम नहीं मारते, किसी का हक नहीं छीनते। तो इससे पता चलता है कि एक अच्छा टैलेंट को कितना दबाया जाता है, एक बड़ा नाम कैसे एक टैलेंट को दबाता है, उसके काम को कटवाता है, एडिट करवाता है। तो ये देखकर बुरा भी लगता है, लेकिन यही इस प्रोफेशन की सच्चाई है। और फिर अगर आप देखें तो कल हो ना हो और कुछ कुछ होता है में रीमा लागू जी का कोई खासा रोल तो नहीं था, उनका भी छोटा ही रोल था। मतलब कुछ कुछ होता है मैं, वो काजोल की माँ बनी थी, जो उनको कहती थी कि बेटा तू जो है सोच समझ के फैसला कर, या बहुत हुआ तो सलमान के साथ वो साजन जी घर आए, साजन जी घर आए पर डांस ही किया है, और कोई उसने वो नहीं किया है कि भाई कोई बहुत बड़ा अच्छा रोल मिला। और कल हो ना हो में भी शाहरुख खान की मदर के तौर पर रीमा लागू जी रही हैं, जो इतना उनका कोई खासा स्ट्रॉन्ग रोल नहीं था जितना कि होना चाहिए। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब जो प्रॉमिस किया था वो यश जौहर जी ने निभाया, लेकिन रोल तो इतना अच्छा नहीं मिला। ये बात तो मैंने भी फिर बाद में रियलाइज़ करी, जब मैंने ये बात मेरे सामने आई, तो मैंने कहा हाँ, रीमा लागू जी को इन दो फिल्मों में रोल इतना अच्छा नहीं मिला, काम मिला, रोल मिला, लेकिन उनके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं मिला। अब ठीक है, जितना भी मिला, अब एक्टर्स भी थोड़े से, वही वाली बात होती है कि आपको पता है कि आपको इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, तो फिर ठीक है, जो मिला जितना मिला काफ़ी रहा, वरना ये भी ना मिलता तो फिर कैसे रह पाते। यही लोग सोचकर जो हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं, और सच पूछो तो ऐसे ही लोग याद किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, श्रीदेवी बहुत उम्दा अभिनेत्री थी, उनमें वो बात थी, सब कुछ था, और एज एन एक्ट्रेस हम उनको याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन जो रीमा लागू जी में बात थी, उस बात को तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो यही वजह होती है कि जो संकोचित माइंडसेट के होते हैं और जो बड़े मन के होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता ही रहता है। बाकी
पर्दे के पीछे और भी कई स्टोरीज़ होंगी जो हमारे सामने नहीं आएंगी, या पता नहीं कब आएंगी। जब आएंगी तो पता नहीं हम उन्हें कवर करने के लिए होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये भी बात बहुत साल बाद बाहर निकल के आई कि श्रीदेवी को पसंद नहीं था कि ये रोल जो है रीमा लागू जी का उनको ओवरशैडो कर रहा है। तो इन शॉर्ट संजय दत्त आपको देखने को मिलेंगे एक डेडिकेटेड आशिक के तौर पर। तो एक सच्ची मोहब्बत का एक तरीके से एक आप कह सकते हैं एक डेफिनेशन बताते हुए संजय दत्त का रोल है। वैसे तो ये पूरी पिक्चर एक तरीके से श्रीदेवी जी के कंधों पर ही डाली गई है, और श्रीदेवी जी का परफॉर्मेंस तो है ही अच्छा। मैं तो ये कह ही नहीं रही कि श्रीदेवी एक अच्छी परफॉर्मर नहीं है, लेकिन उनके अलावा भी बहुत अच्छे परफॉर्मर आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और राहुल रॉय का भी एक नेगेटिव रोल है, और ऑफ कोर्स उनकी वजह से श्रीदेवी इस पूरे मामले में मसले में पड़ती हैं। हालांकि उनका रोल कम है, लेकिन एक नेगेटिव रोल है। तो इसी के साथ आशिकी मूवी से हीरो के तौर पर लॉन्च हुए थे राहुल रॉय, लेकिन धीरे धीरे वो विलन बने, साइड हीरो बने, और अगर हीरो भी बने तो फिल्में चली नहीं, इसलिए फिर साइड हीरो बन गए। वहाँ से भी बात नहीं बनी तो विलन बन गए, फिर कुछ और बात नहीं बनी तो रियलिटी शो के कंटेस्टेंट बन गए। उसको जीतने के बाद भी कोई बात नहीं बनी तो अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पे दिखते हैं राहुल रॉय। तो खैर जो भी है, कुछ उन्होंने रीजनल सिनेमा में भी काम किया है राहुल रॉय ने, लेकिन उनको कोई खासी तवज्जो नहीं मिली जितनी कि वो डिज़र्व करते थे। बट ठीक है, ये ज़िंदगी है, इसमें बहुत कुछ होता है, ज़िंदगी अपने बहुत रंग दिखाती है, और हम देखते हैं। कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग इन रंगों की चुभन से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सबका अपना अपना जिसको जो सही लगे। तो ये एक फ़िल्म है, आप देखिए। मैंने इसको 2 साल पहले अमेज़ॉन प्राइम पर भी देखा हुआ है, और आप चाहें तो यूट्यूब पे भी ये फ़िल्म मिल सकती है। अगर मुझे मिलेगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मुझे ये फ़िल्म देखनी थी, तो इस वजह से मैंने ये फ़िल्म को स्पेशली चला के देखा था। और जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तब तो ये फ़िल्म मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि वही वाली बात है, बच्चों के मतलब की नहीं है। पहले पेरेंट्स की काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, जो माँ बाप बैठ के देख रहे हैं वही हमें बैठ के देखना है, और अगर कोई सीन ऐसा वैसा आ जाए तो माँ बाप चैनल चेंज कर देते थे। तो हमारी वो हिम्मत नहीं होती थी कि अरे चैनल क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि भाई चैनल चेंज कर दिया दैट मीन्स कुछ अच्छा सीन नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हम कहते थे कि अच्छा अब सीन निकल गया होगा, अब वापस पापा वो उसी चैनल पर ले आओ, अब पिक्चर शुरू हो गई होगी तो गाना ख़त्म हो गया होगा, तो हम ये बोलते ज़रूर थे। तो खैर फिल्म अच्छी है, और उस टाइम के डायरेक्शन को आपको देखने का मौका मिलेगा। और महेश भट्ट का कुछ अच्छा काम, उनके करियर में कुछ अच्छी फिल्में हैं जो उन्होंने बनाई हैं, तो इस हिसाब से आपको उनका काम देखने को मिलेगा, और आप इंजॉय करेंगे कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा ख़राब फिल्में ही बनाई हैं, कुछ अच्छी फिल्में भी बनाई हैं, और रियलिटी भी दिखाने की कोशिश की गई है। पर वो हम एज अ रियलिटी नहीं देखते थे, हम एज अ एन्जॉयमेंट के तौर पर देखते थे। लेकिन आज मैं हर किसी से कहूँगी कि आप अगर ऐसी कोई फ़िल्म देख रहे हैं जिसमें ऐसी कोई वारदात है, तो प्लीज़ उसको एज अ अलर्टनेस के तौर पर देखिए। ये मत सोचिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। जिस चीज़ को आपको लग रहा होता है ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोग क्या है, चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। पहले हम भी, हमारे माँ बाप भी बोलते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये फिक्शन है, ये तो बनावटी है। लेकिन अब हम उनको बोलते हैं कि नहीं मम्मी ये बनावटी नहीं है, नहीं पापा ये बनावटी नहीं है, ये ऐसा होता है। और वो कहते हैं ऐसा होता है, हम कहते हैं हाँ ऐसा होता है। तो देखो टाइम कितना चेंज हो गया है। तो इसी टाइम चेंजिंग के साथ एक तरीके से ये मैं कहूँगी कि 90s के एरा को देखने के लिए किसी टाइम ट्रेवलर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको उस दौर में लेके जाए। अगर आप उस दौर की फिल्म देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है 90s के एरा में पहुंच जाओगे। फैशन से लेकर सॉन्ग जो थे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने म्यूज़िक दिया था, और आनंद बख्शी साहब ने गाने लिखे थे।
तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत कुछ बोल लिया मैंने, शायद ज़्यादा ही बोल लिया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं बस एक फ़िल्म के बारे में बात करूं और उसी से रिलेटेड बात करके जो है वीडियो बंद कर दूं, बल्कि उससे जुड़ी कोई छोटी अपनी, किसी और की, या फ़िल्म से रिलेटेड कोई बात और भी मैं करूं, जिससे जो है मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सतर्क सावधान कर सकूं। बस मेरा यही मोटिव रहता है। बाकी देखिए, आप खुद बहुत समझदार लोग हैं और मुझे पता है कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो मुझसे भी ज़्यादा बहुत सेंसिबल, मैच्योर और डिसेंट लोग हैं। तो वो डेफ़िनेटली मेरे बातों को समझेंगे। हाँ, मैं गोल मोल बातें कर जाती हूँ, कभी कभी मैं खुद भी फंस जाती हूँ अपनी बातों में कि मैं क्या बोल रही थी, क्या, अच्छा मैं ये बोल रही थी। मैं खुद बोलते बोलते सच में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो बेचारे आप लोगों का क्या हाल होता होगा। तो तहे दिल से माफ़ी, और बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से दोबारा एक नए वीडियो के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सुनते हैं पर लाइक नहीं करते। ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ में नहीं आती। थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, और कुछ अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बोलते बोलते कभी कभी मेरी आवाज़ बड़ी बैड सी जाती है, तो थोड़ा सा अगर आपको मेरी आवाज़ एकदम से चेंज होगी, फ्लैट होते हुए सुनाई दे तो प्लीज़ प्लीज़ सॉरी। क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, मैं कट कट करके एडिट नहीं करती हूँ। मैं एक ही फ़्लो में बोलती हूँ और उसको एज इट इज़ मैं अपलोड कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कट करती हूँ बीच में से। मैं एकदम जो बोलती हूँ उसी को ही बिना कट छॉट किए हुए अपनी ओरिजिनलिटी के साथ मैं अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि मैं इतनी कोई हाई फाई नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ आप लोगों के साथ वैसी ही बात करती हूँ। तो जितने भी लोग मुझे सुनते हैं उनको तहे दिल से थैंक यू, इतने पेशेंटली। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और प्लीज़ अगर मेरी कोई बात कोई बुरी लग गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल होकर बोल देती हूँ, कोई चीज़ दिल में होती है। यहाँ किसी के लिए कोई हेट नहीं है, ना श्रीदेवी के लिए है। अब तो खैर वो इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन जो भी उनकी डेथ हुई वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो बातें छिपी हुई हैं वो हमेशा से छिपी रहेंगी। पर ठीक है, जिन भी हालातों में उस दुनिया से गई, जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं किसी पर भी कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो था उनकी ज़िंदगी में जो बहुत ही ख़राब था, और बस वही जानती थी कि क्या ख़राब था। और ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है हमें बिल्कुल नहीं पता होता। हमारे सामने तो एक तस्वीर, एक भूमिका हमें दिखाई जा रही होती है, सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें आ रही होती है तो हम उसी से जज कर लेते हैं, क्योंकि वो एक भूमिका बनानी होती है। लेकिन उन पर्दे के पीछे, उन तस्वीरों के पीछे जो एग्जैक्ट रियलिटी होती है वो तो वही लोग जानते हैं, और वही उसको हैंडल कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। हम बैठकर बात ज़रूर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उनकी ज़िंदगी से वो जूझ रहे हैं, कभी कभी उनकी ज़िंदगी अगर आप झांक के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, आप उनसे बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, आपके पास उतना नाम, रुतबा, शोहरत, शक्ल सूरत, फिगर, कपड़े लत्ते कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको लगेंगी जो आपके पास हैं और उनके पास नहीं है। वो है एक सुकून, वो वैसा सुकून जो उनके पास भी नहीं है, और उसकी डेफिनेशन उनको पता है लेकिन हमें नहीं पता। हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में कहाँ सुकून है, इसके बिल भरने हैं, घर देखना है, बच्चे हैं, काम है, ये है वो है। लेकिन उनको एक्चुअली जो हमारे पास दिख रहा होता है ना, उसको उनकी कीमत होती है। ये बात है। देखो, जो जिसकी दुनिया में रहता है, जिसकी दुनिया को दूर से देखता है, उसको वही दुनिया अच्छी लगती है। लेकिन जब हम लोग उनकी दुनिया से रूबरू मुलाकात करेंगे ना, तब हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमारे पास वाकई ऐसा कुछ है जो उनके पास नहीं है। तो ये भी एक रियलिटी है जो मैंने 2020 में सीखी।
और ऐसी सीखी है कि अब मैं इनकी ज़िंदगी से कम ही इंस्पायर होती हूँ। मैं इंस्पायर हो ही नहीं रही हूँ, मैंने बंद कर दिया इंस्पायर होना। और आप लोगों को भी कहती हूँ कि भाई इंस्पायर उस शख्स से हो जो वाकई बहुत कुछ कर रहा हो, जैसे कि हमारे सोल्जर्स हैं जो इतना कुछ करते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में जो बहुत कुछ अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने आप ही के साथ बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। ये इन लोगों से हम कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि शायद ये लोग भी हमारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ये फंसे हुए हैं। अब क्या कह सकते हैं, ये एक और डिबेटेबल टॉपिक है। इसको फिर किसी दिन और खोलूँगी आप लोगों के सामने, या पता नहीं खोलूँगी, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती हूँ फॉल्स। ठीक है, जब कोई बात निकलेगी तो हो सकता है बात में कोई नई बात निकल कर मैं इस बात का भी जवाब दूँ। देखेंगे, अभी मैं कोई स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ। तो चलिए, वीडियो अब लंबा हो गया है कुछ ज़्यादा ही, तो इसी के साथ जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। और इस मूवी को आप देखिए, सच में एक थ्रिलिंग एक्शन मूवी है और अंगेजिंग मूवी है और टाइम पास है। और आप मतलब आपको ऐसा बोरियत नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या देख लिया है। अच्छा लगेगा, मतलब 90s के हिसाब से भी। और एक थ्रिलर एक्शन मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, फैमिली के साथ ना देखें, अकेले में देखें। कि कुछ देखना चाहते हैं, कुछ 90s के सिनेमा को जानना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरे जैसे 90s के सिनेमा से अच्छे से वाकिफ़ हों लेकिन उन्होंने ये फ़िल्म नहीं देखी हो, तो उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये फ़िल्म देखने की। क्योंकि वाकई फ़िल्म अच्छी है, जब मैंने भी देखी तो मैं बोर नहीं हुई। मतलब एक अच्छा किक देती है ये मूवी। मतलब एक फीमेल को कैसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और कैसे हिम्मत रखनी चाहिए, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। और जो बेचारे ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, मतलब लाइफ उनको कहाँ से कहाँ लेकर पटक देती है। उनमें से कुछ लोग ही, चंद लोग होते हैं जो बच जाते हैं, और कुछ होते हैं जो कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, उनके घर वाले भी उनको ढूंढते रह जाते हैं। तो कुछ ऐसी फिल्म है, तो देखिएगा ज़रूर। और अच्छी चीज़ है, अच्छा सिनेमा है। देखिए, अब नया तो कुछ अच्छा आता नहीं है, और अगर कुछ आएगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में बात करती हूँ। और नहीं भी आता है तो भी उसके बारे में भी बात करती हूँ। चाहे कोई अच्छी वेब सीरीज़ हो या ख़राब वेब सीरीज़ हो, मैं दोनों के बारे में बात करती हूँ। लेकिन ये वाकई अच्छी है, और भले ही ये कॉपी है लेकिन इसको अक्ल के साथ बनाया गया है और अच्छे से बनाया गया है। तो बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, ज़्यादा कहानी को मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसी कहानियों को अगर आप डिस्क्लोज़ कर दोगे तो फिर देखने का मज़ा ही क्या। मैं चाहती हूँ कि आप देखें, एंजॉय करें, और फुल मतलब अच्छी मूवी है, नॉट बैड। मतलब हाँ, आप देख सकते हो, वाकई कोई मूवी देखी है अपने आप को ऐसा लगेगा। एक एक्शन थ्रिलर मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो जाइए यूट्यूब पर या फिर अमेज़ॉन प्राइम पर इसको सर्च कीजिए। मैंने तो अमेज़ॉन प्राइम पर देखी थी, और यूट्यूब पर होगी तो मैं लिंक ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बहुत लंबा मैंने वक्त ले लिया है, ना करते हुए मैंने वीडियो का काफ़ी लेंथ बढ़ा दिया है। अच्छा, ओके, बाय करते करते मतलब अभी तक मैंने बाय नहीं किया है, लेकिन अब मैं बाय कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच।